हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से देख रहे हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, जिसका हम लोग बहुत सारा पार्ट देख चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम लोग खंड ख जल संसाधन देखने वाले हैं। ठीक है, भूमि संसाधन इससे पहले कंप्लीट करवा दिया गया है, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख लीजिए। और आज हम लोग जल संसाधन भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले थे जल संसाधन के उपयोग। जल संसाधन के उपयोग से आज हम लोग पढ़ने वाले थे। तो देखते हैं, भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो तिगुनी हो चुकी है। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित गति से बढ़ रही है। पेयजल, सिंचाई, उद्योग जैसे उपक्रमों की वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है, आपको पता है कि उससे सिंचाई, पेयजल, उद्योग सभी चीज़ के लिए जल की मांग बढ़ती जा रही है। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति पहुंच गई है। तो पहले कितना था? 5177 घन मीटर, यानी हर व्यक्ति 5077 घन मीटर उसके पास जल उपलब्ध है। यानी पहले ज़्यादा था, 2001 में देखिए तो यह 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति पहुंच गया है। यानी मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति पहले हर व्यक्ति को 5177 घन मीटर मिल रहा था, तो अब कितना मिल रहा है? 18,000। अब नहीं, ये 2001 का डाटा है। 1829 घन मीटर है। संभावना है कि 2025 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी। तो 2025 तक कितना हो जाएगा? 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा, जो कि जल संकट की समस्या के आगमन को संकेत प्रतीत होता है। जहां ऐसे संकटापन्न देश को जल का आयात करना पड़ेगा। तो बहुत सारे देशों को क्या होगा? जल का आयात करना पड़ेगा। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है। जल विद्युत निर्माण एवं परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी में देखा जा सकता है। तो यह सब तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। तो हम लोग को इसमें बेसिकली इतना ही याद रखने वाला बात है कि 1951 में 5177 घन मीटर उपलब्ध था जल, 2001 में 1829 और 2025 तक 1342 होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाकी सब चीज़ जो है वह केवल समझने के लिए, याद रखने वाला इतना ही है, जिसको कि आप नोट कॉपी में लिख सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है BPSC TRE में। आगे देखते हैं सारणी में क्या दिया हुआ है कि घरेलू के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, ऊर्जा, अन्य योग के लिए कहाँ कहाँ पर कितना कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना मतलब इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना। प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है।
हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। तो यह सब चीज़ जो है ये पहले से भी देखा जा रहा है, यानी कि ये जो बांध का कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग जानते हैं, यह पहले से भी जान रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई, जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य हैं: बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग के जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। तो बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, जैसे कि इसमें इसके नाम में ही लिखा हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना। तो बाढ़ नियंत्रण में मृदा अपरदन मतलब कि मृदा का जो कटाव होता है उसके रोकने में, पेयजल एवं सिंचाई हेतु, विद्युत उत्पादन, उद्योग के जलपूर्ति के लिए, परिवहन, मनोरंजन और मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से वशीभूत किया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप में विकसित कर सकेगी। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। तो यह सब याद रखिएगा: भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजनाएं जैसी अनेक परियोजनाएं भारत में बहुआयामी विकास में सहायक रहे हैं। तो यह सब याद रखिएगा कि कौन कौन सा है: भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा और स्वर्णरेखा एवं सोन। ठीक है, यह सभी परियोजना का नाम याद रखिएगा। गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध विरोध एवं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते रहे हैं। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिससे तल पर अवसादीकरण तेजी से हो जाता है। यानी अवसादीकरण का मतलब क्या है कि वहाँ पर अवसाद आके जमा हो जाता है। गति पर अगर कोई चीज़ बह रहा है और उसको रोक दीजिएगा तो वहाँ पर जितना भी गाद होगा या जो भी अवसाद होगा वह क्या होगा, वहाँ पर रुक जाएगा। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या तो आती है, साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, जिस तरह बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके बहुत सारे लाभ हैं, तो उसके कुछ कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कि इससे क्या होता है, जब तलछट जमा हो जाता है तो वहाँ पर जो जलीय जीव हैं उनके लिए भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या आ जाती है। मतलब वह जो जलीय जीवों के लिए जो भोजन, प्रजनन मतलब होता है बच्चा पैदा करना, स्वच्छंद विचरण यानी कि वह जो आराम से वह विचरण कर रहे थे, तो अब क्या होगा, बहुउद्देशीय परियोजना के कारण वहाँ पर उसके सामने एक बांध आ जाएगा तो वह आराम से आना जाना नहीं हो पाएगा उसके लिए। साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि जो बांध है उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो उससे कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जब वहाँ जमा हो जाए। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियाँ एवं मृदाएं पल्लवित होकर अपघटित भी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान एवं वनस्पतियाँ एवं मृदाएं पल्लवित होकर अपघटित भी हो जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोधी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं। तो टिहरी बांध आंदोलन के बारे में बताया जा रहा है कि टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोधी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। तो टिहरी बांध आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा दिया हुआ है।
बॉक्स में आप देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक एनजीओ है, और एनजीओ क्या काम कर रहा है? वहाँ पर सरदार सरोवर बांध पर जो नर्मदा बांध बनाया गया उसके विरोध के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह टिहरी बांध आंदोलन भी जैसे अनेक जन विरोधी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करता है। तो जो टिहरी बांध है उस पर भी जो वहाँ के लोग हैं वह विरोध करते हैं कि यह बांध नहीं होना चाहिए। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका, अब वहाँ पर जब बांध बनाया जाएगा तो वहाँ पर और भी जो लोग होंगे जो वह अपनी ज़मीन, आजीविका, संसाधन सब से अपना लगाव को छोड़ के और उसके बाद कहीं और विस्थापित हो जाते हैं, जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है और न ही ये विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का ही लाभ ले पाते हैं। तो देखिए उनको बांध के कारण विस्थापित तो होना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए उसको ना तो सही से मुआवजा मिलता है और ना ही विस्थापित होने के बाद ये जो परियोजना है उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। इसका लाभ पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। मतलब लाभ तो मिलता है बहुउद्देशीय परियोजना से, लेकिन किसको? पूंजीपति और जमींदार वर्ग के लोगों को। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। यहाँ जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं। वहीं मृदाओं की लवणीकरण जैसे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो क्या हो रहा है? यह जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे सिंचाई तो सुलभ हो रहा है, ठीक है, कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया गया है। यहाँ जल कृषि एवं वाणिज्यिक फसलों और की ओर किसानों को आकृष्ट किया, यानी कि जल कृषि जो होता है, मतलब बांध जहाँ पर रहता है वहाँ पर जल कृषि भी करते हैं लोग। वाणिज्य फसलों की ओर, मतलब कि ऐसा फसल जिसका कि कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, जो कि बेचने के लिए काम आता है। तो उस तरह की चीज़ों को लोग किसान जो है उसके तरफ आकृष्ट हुए हैं। वहीं मृदाओं की लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती हैं। मतलब कि इसमें बताने का कोशिश कर रहा है कि जब जो नदी घाटी परियोजना है उसका जो उद्देश्य है वह जब पूर्ति नहीं हो पाता है तो लोग उसके लिए विरोध जताते हैं, आपत्तियां उठाई जाती है। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। इन जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब तलछट जमा हो जाएगा, यानी वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा जो अवसाद है वहाँ जमा हो जाएगा, तो क्या होगा? वहाँ से पानी बह के दूसरे इलाके में चला जाएगा, तो इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो बांध के नियंत्रण से वह बाहर हो जाता है। वर्ष 2007 में उत्तर बिहार में बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देख चुके हैं, जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी। तो 2007 में उत्तर बिहार में तो अक्सर बाढ़ आता रहता है, तो 2007 की बाढ़ की बात कर रहे हैं। जो नेपाल में स्थित नेपाल में जो बैराज है उसके द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में भी इजाफा हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंपन की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों का
भी संक्रमण हो जाता है। तो बाढ़ से बहुत सारा परेशानी भी होता है। पहले तो भूमि निम्नीकरण, फिर उसके बाद भूकंप, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भूकंपन यानी कि भूमि के अंदर कंपन होने की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंसमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषित होता है। जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। चलिए, तो जल संकट को अब हम लोग देखते हैं। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में माना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीनीकरण होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्ट क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। चित्र संख्या 3.4 से जल संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते। प्रायः जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल का असमान वितरण से उत्पन्न होता है। तो जल का कमी क्यों उत्पन्न होता है? ज़्यादातर अति शोषण यानी कि बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करना। ठीक है, अति उपयोग, समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण, यानी कि किसी को जल बहुत ज़्यादा मिल रहा है और किसी को बहुत कम मिल रहा है, तो इस कारण से भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्रीन वाला बॉक्स देख लेते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। यानी कि अभी हम लोग देख रहे थे कि अभी 2025 तक कितना आ जाएगा, 1342 घन मीटर। लेकिन यहाँ स्वीडन के जो जल मतलब एक विशेषज्ञ हैं, फाल्कन मार्क नाम है उनका, उनके अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। अगर उससे कम उन लोगों को मिलता है तो इसका मतलब जल संकट आ गया है। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्लभता व्याप्त हो जाती है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। जल अधिक से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जा सकती है। तो यह जो है इसमें बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब घर में बहुत ज़्यादा घरेलू उपयोग जो है बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर जल हो तो घरेलू उपयोग बढ़ जाता है। उसके बाद जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अति शोषण करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं उसमें, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। देखा जाता है कि किसान खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूप द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक किसान है जिसका कि अपना एक कुआं है और उसके बाद फिर उससे वह भूमि को सिंचित कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा यह भी देखिए। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है, बिल्कुल, और जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी और जैव समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। मेन बात है कि इससे सब कोई अगर कुआं खोद लेगा तो इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, औद्योगिकरण और नगरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपने पैर जमा लिए। उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांशतः पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है। तो अभी जितना ज़्यादा उद्योग और नगरीकरण होगा उतना ज़्यादा बिजली ऊर्जा का खपत होगा, और ज़्यादातर जो है वह पूर्ति कैसे हो रहा है, जल विद्युत के द्वारा हो रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है। जहां नलकूप लगाकर जल पूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडार तीव्र गति से घट रहे हैं। यहाँ आप ग्रीन बॉक्स देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो क्या याद रखना है आपको कि 22% जो है वह जल विद्युत से ही विद्युत प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर विचार किया है, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। बता सकते हैं ऐसा क्यों? इस दुर्लभता का कारण है जल की खराब गुणवत्ता। यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। ठीक है, कह रहा है कि घरेलू अपशिष्ट जो है, रसायन जो है, कीटनाशक या उर्वरक जो हम लोग खेतों में छिड़काव करते हैं, उससे जल की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो रही है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से संख्या एवं राजस्थान पता नहीं आर्सेनिक उसका मतलब है, ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ आर्सेनिक, एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड का संकेंद्रण में वृद्धि हो रही है। यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या बढ़ गया है, जल में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या दिया हुआ है, वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या है, फ्लोराइड है। ठीक है, यानी फ्लोराइड का संकेंद्रण हो गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जल में, और राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा। सीवेज एवं जल मल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए हैं। भारत की अधिकतर नदियां आज प्रदूषित हो गई है। अनेक छोटी नदियां अत्यंत ही विषैली हो गई है। तो इन सब कारणों से यह घरेलू अपशिष्ट और रसायन, कीटनाशक, इन सब चीज़ों से क्या हुआ है कि नदी जो है वह विषैली हो गई है और बहुत सारा नदी जो है प्रदूषित हो गया है। देखते हैं कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। केवल कानपुर के 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। ठीक है, यानी कि 180 चमड़े का जो कारखाना है उससे 58 लाख लीटर गंदा जल गंगा में विसर्जित किया जाता है। तो यह केवल कानपुर के बारे में बात हो रहा है, तो और सोच लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो जल का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है, यह थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ है कुछ मतलब कि केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, लेकिन जो भी चीज़ थोड़ा बहुत भी मतलब क्वेश्चन बन सकता है MCQ के लिए, उसको आप लोग मार्क कर लें अपने कॉपी मतलब बुक में, या उसको नोट कर लें। ठीक है, आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है। जैसे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों में निम्नीकरण का विराम लग सके। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार के सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। तो जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु क्या किया गया, अब यह वाला चीज़ याद रखने का ज़रूरत है। ठीक है, कि सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण
इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रस्तुत किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया, तो इसको बताना पड़ेगा कि यह 2002 में लागू हुआ। ठीक है, जल नीति कब स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय जल नीति का संशोधन कब किया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो लागू कब किया गया था, सितंबर 1987 में, लेकिन इसको संशोधित कब किया गया, 2002 में। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया। जल की उपलब्धता को बनाए रखना। ठीक है, यह सब कुछ काम करने के लिए मतलब यह उद्देश्य था। जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ का उद्देश्य उसका स्वच्छ तथा उसका पता नहीं पुनर्चक्रण लिखना चाहता है शायद, तो यह थोड़ा धुंधला है, यह बुक थोड़ा सा इसमें जो दिया हुआ है वह थोड़ा सा धुंधला है, पर जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब बात जितना भी है सब हम लोग जानते हैं, लेकिन डेटा नहीं जानते हैं कुछ कुछ चीज़। ठीक है, तो डेटा हम लोगों को याद करना ज़रूरी है। जैसे कि राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत किया गया, तो सितंबर 1987 में। उसको संशोधित कब किया गया, तो 2002 में। तो यह सब चीज़ याद रखना। बाकी यह तो सबको पता है कि क्या सिद्धांत रहे होंगे। जल की उपलब्धता को बनाए रखना है। ठीक है, जल प्रदूषित होने से बचाना है, प्रदूषित जल को स्वच्छ करना है, उनका पुनर्चक्रण करना है, तो ये सब हम लोगों को पता है। ठीक है, ये सब हम लोग वैसे भी MCQ में आएगा तो टिक लगा देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है उसको याद रखना ज़रूरी है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे इस पूरे सीरीज में। भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। अब देखिए इस ये सब जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया वही बताया गया। ठीक है, पहले था कि भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया। तो अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या काम किया था, जल मिशन के संदर्भ में भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया। तो आपको यह फैक्ट अब याद रखना है कि कौन थे जो जल मिशन लागू किए थे, वह थे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। ठीक है, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन, पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या किया गया, खेतों, गांवों और शहरों में पर्याप्त जल मिल सके, उसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग। ठीक है, मतलब कि जल खराब ना हो इसके लिए जैविक और कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जा रहा था। वेटलैंड्स का संरक्षण। ठीक है, अब हम लोग आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, तो वही है वेटलैंड्स का संरक्षण। उसके बाद वर्षा जल के संचयन, वर्षा जल को संचय करने का काम। मल जल शोधन, यानी जो गंदा जल है उसको साफ करना। पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। अब इसमें बॉक्स में देखिए क्या आप जानते हैं, शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व हैं। अब देखिए जब बारिश होता है तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शहरीकरण होने के कारण भवन निर्माण यानी कि सब जगह पक्का कर दिया गया है। रेल मार्ग और सड़क पक्कीकरण, यह सब जो सड़क का पक्कीकरण किया गया, ये सब चीज़ जल को मतलब कि मिट्टी के अंदर जाने में और भूमि जल को बढ़ाने में मतलब यह बाधक तत्व है। ठीक है, जल संभर प्रबंधन। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट। तो जल संभर प्रबंधन देखते हैं। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। यानी कि जल को वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जब बारिश का जल इकट्ठा करके और उसको उसके द्वारा कृषि करना, जल का मतलब उपयोग करना। इससे पेय जलापूर्ति की भी की जा सकती है, यानी कि पीने के लिए भी इससे जल की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है।
आगे देखते हैं तकनीकी विकास। अब कुछ कुछ तकनीकी विकास भी किया गया। तकनीकी विकास से तात्पर्य है कि ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती। यह सब जो है यह तकनीकी विकास किया गया। इस तरीके से सिंचाई में कम जल का उपयोग होगा। ठीक है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है, तो आज देखिए 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।